मेरे प्यारे बच्चों, आज हम वो टॉपिक बताने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक का इतिहास में, मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछा गया है इसी थ्योरी से पूछा गया है, इसी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। बात समझ रहे हो? तो ये थ्योरी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन कंपैरिजन टू वर्नर थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वर्नर थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कंपैरिजन में ये जो थ्योरी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बारीकी से एक एक बात को समझोगे और हम वही चीज बताने की कोशिश करेंगे। पूरा बहुत ज्यादा कुछ लैंग्वेज नहीं, मतलब वही चीज हम बताने की कोशिश करेंगे जो तुम्हारा एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले ये जो बात बोला, बात को समझना, ये बात बोला कि मेटल और लिगेंड्स जो आपस में होते हैं वो कोवलेंट करेक्टर का नहीं होता है, 100% आयोनिक करेक्टर का होता है। आयोनिक करेक्टर का होता है। मेटल्स और लिगेंड जो होता है, मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्डिंग बनता है वो कोवलेंट करेक्टर का नहीं होता। वो कैसा होता है बताओ? 100% आयोनिक करेक्टर का। पहला बात। दूसरा बात ये बोला कि अगर 100% आयोनिक है तो मेटल को पॉजिटिव चार्ज मान लो और लिगेंड को जस्ट लाइक नेगेटिव चार्ज मान लो। तो इसके बीच जो फोर्स लगेगा वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसी को हम लोग बोलेंगे तुम्हारा बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ये बोल दिया कहानी। समझ में आया बात? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स है ना। ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ये 100% आयोनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, ये इस थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ जो कंसीडर किया गया है वो क्या किया गया है? डी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, सीएमआई। सीएमआई का सेंट्रल मेटल आयन का सिर्फ और सिर्फ डी एटॉमिक ऑर्बिटल को कंसीडर किया गया। बोला क्या गया कि डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है, बात को समझना, देखो कहानी कहां बढ़ते जा रहे हैं। हम क्या बोले? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बात को समझो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वो 100% आयोनिक करेक्टर मानता है मेटल और लिगेंड के बीच में। वो बोला कि मेटल को तुम पॉजिटिव चार्ज मान लो और लिगेंड को एक नेगेटिव चार्ज मान लो और उसके बीच जो इंटरेक्शन होता है वही मेटल लिगेंड के बीच बॉन्डिंग है। बात समझा? वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहला रहा है। ठीक है, ये यहां तक बात हो गया। तीसरा बात हम तुमको ये बताना चाह रहे हैं कि डी ऑर्बिटल्स को ही कंसीडर किया गया है इस थ्योरी में। एस एटॉमिक ऑर्बिटल, पी एटॉमिक ऑर्बिटल और वगैरह वगैरह एटॉमिक ऑर्बिटल और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ डी एटॉमिक ऑर्बिटल को ही कंसीडर किया गया। और ये बोला कि डी ऑर्बिटल का शेप जो होता है, अब शेप इस पर थोड़ा सा देखते हैं कि डी ऑर्बिटल कितना और डब्बा होता है बताओ? 5 डब्बा होता है। समझना, हम वही चीज बता रहे हैं जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा आने वाला क्वेश्चन। 1 2 3 4 5, इसका नाम होता है डी एक्स वाई, इसका नाम हो जाता है डी वाई जेड और इसका नाम हो जाता है डी एक्स जेड। ठीक है, इसका नाम हो जाता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इसका नाम हो जाता है डी जेड स्क्वायर। ये सभी का फोटो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां से तुम देखो, नेक्स्ट पॉइंट तुम देखो इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर जो है वो देखो यहां समझना। इसका जो डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो होता है डबल डंबल, डबल डंबल। ठीक है, डबल डंबल होता है शेप, डबल डंबल। डबल डंबल कहने का मतलब ये हो गया कि 2 को डंबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से समझ लेना, यहां से डीडी कह सकते हो, डबल डंबल, डीडी डबल डंबल। तो यहां से बात को समझो, बात को समझो, बहुत बढ़िया से बात समझो। डी ऑर्बिटल का शेप डबल डंबल, लेकिन ये तीनों का जो डंबल बनता है और ये दोनों का जो डंबल बनता है वो दोनों अलग अलग होता है। इसमें तुम्हारा जो होता है अलोंग द एक्सेस, हम सबको फोटो बना के दिखाएंगे। अलोंग द एक्सेस होता है इसका बॉन्ड, अलोंग द एक्सेस। ठीक है, एक्सेस के ऊपर ही ये तुम्हारा लॉब्स होता है इसका।
ठीक है। और इसका होता है इन बिटवीन द एक्सिस, मतलब इसका एक्सिस के बीच में होता है। हम फोटो बना के दिखाते हैं, देखो डी एक्स वाई का अगर फोटो बनाए तो कुछ इस तरह से फोटो बनेगा। ये तुम्हारा देखो ये एक्स है और ये क्या है वाई, यहां एक्स वाई दे रखा है। इसका डंबल नहीं डबल डंबल बनेगा, लेकिन ये कुछ इस तरह से बन रहा है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव रखोगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव रखोगे। अरे बात समझा? तो ये इस तरह से डबल डंबल, मतलब ये इन बिटवीन द, इसका लुप्स जो है वो कहां रहेगा बताओ? ये और ये एक्सेस है, इसके बीच में रहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो दौड़ेंगे वो एक्सिस पर नहीं दौड़ेंगे, वो किधर दौड़ेंगे? एक्सिस के बीच में दौड़ेंगे। सेंट्रल मेटल आयन का जो इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहा होगा डी ऑर्बिटल में, वो कहां दौड़ रहा होगा? इन केस ऑफ डी एक्स वाई वो तुम्हारा तुम्हारा एक्सिस पर नहीं, एक्सिस के बीच में दौड़ रहा होगा। सभी का कहानी ऐसा ही होता है। डी वाई जेड का भी यही होता है और डी एक्स जेड का भी यही होता है। डी वाई जेड अगर बनाए तो यहां वाई रख दो, यहां जेड रख दो, बाकी डबल डंबल तुम बना दो। अरे ठीक है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये तुम्हारा नेगेटिव नेगेटिव, वैसा ही फोटो बना दो। इसका अगर करोगे तो यहां तुम्हारा एक तरफ एक्स रख दो, एक तरफ जेड, ये भी डबल डंबल बना दो। ये तुम्हारा पॉजिटिव पॉजिटिव, ये तुम्हारा नेगेटिव नेगेटिव। कहानी समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा ये तुम्हारा क्या हो गया? इन बिटवीन द एक्सिस, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो दौड़ेगा वो किधर दौड़ेगा बताओ? वो इन बिटवीन द एक्सिस दौड़ेगा। किसका? इलेक्ट्रॉन्स, सेंट्रल मेटल आयन का अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर हम बात करें किसका? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का शेप, तो ये क्या होता है? ये होता है एक्स और ये तुम्हारा वाई, तो ये अलोंग द एक्सिस होता है। अलोंग द एक्सिस मतलब एक्सिस के ऊपर ही तुम्हारा ये रहेगा शेप इसका डंबल। ठीक है, तो अलोंग द एक्सिस होता है। एक को अगर पॉजिटिव रखो तो दूसरा क्या रखो? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कहने का मतलब ये हो गया, ये जस्ट लाइक वेव का एक तुम्हारा वेव फंक्शन है। ठीक है, उसको ज्यादा मैटर नहीं करोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव से मिलेगा ओवरलैप करने के समय। सिर्फ इतना दिमाग में रख लेना कि तुम्हारा शेप क्या है। वैसे तुम जान रहा होगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड का शेप, इसका इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस, दिस वन इज अलोंग द एक्सिस। इसमें एक्स और वाई दोनों है। इसका थोड़ा अजीब सा है। ठीक है, डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर में तुम्हारा क्या होता है कि सिर्फ जेड अकेला एक एक्सिस है, लेकिन लोब्स दो है। तो ये क्या करता है बेचारा? सिर्फ जेड के अलोंग ओरिएंटेड रहता है। तो एक तो तुम्हारा ऐसे खड़ा हुआ और दूसरा जो है इसी में लटपटा जाता है। लटपटा इसी में तुम्हारा क्या रहता है? ये ऐसे लटपटा गया। ठीक है, दिस वन इज पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव, मतलब ये वेव से निकल के आया। ठीक है, तो ये तुम्हारा फोटो हो गया। मतलब ये भी तुम्हारा अलोंग द एक्सिस है, ये भी तुम्हारा अलोंग द एक्सिस है। ये एक्स और वाई का अलोंग द एक्सिस है, ये जेड का अलोंग द एक्सिस है। ये तुम्हारा इन बिटवीन द एक्सिस है। ये इन बिटवीन द एक्सिस अगर कोई आएगा, अगर मान लो, अब तुमको हम समझाने की कोशिश करते हैं, ये मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो इन केस ऑफ दिस ये इलेक्ट्रॉन रहता है इन बिटवीन द एक्सिस, क्योंकि इसी ऑर्बिटल में रहेगा ना बैठल, इस ऑर्बिटल में तुम्हारा बैठा हुआ रहेगा। बात को समझो, फिर से समझो। अगर हम बात करें इसका फोटो हम तुमको बता दिए, डी ऑर्बिटल का फोटो बता रहे। एक एक बात को समझना, यहां से बहुत बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, उसको समझना है, उसको सीखना है, उसको नोट करते चलोगे। ठीक है, एक एक बात को समझना। हम क्या बताए? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी 100% आयोनिक कैरेक्टर बताएगा। ये मेटल और लिगेंड को पॉजिटिव चार्ज मान लिया और नेगेटिव चार्ज मान लिया। ठीक है, न्यूट्रल को भी नेगेटिव चार्ज मान के रखा है कि वो तुम्हारा अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अगर देखो यहां से न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जैसे वाटर, तो वाटर, तो यहां से तुम्हारा क्या है? ये नेगेटिवली चार्ज और ये तुम्हारा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिवली चार्ज ओरिएंटेड रहता है तुम्हारा किस तरफ? मिडल की तरफ, वो नेगेटिव चार्ज के रूप में मानेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा वो क्वेश्चन तुमको नहीं पूछेगा, तुमको क्वेश्चन पूछता है ये इधर से। एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? डी वाला। ठीक है, सेंट्रल मेटल का। ठीक है, डी ऑर्बिटल तुम्हारा 5 होता है, जिसमें से डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड तुम्हारा इन बिटवीन द एक्सिस लोब रखता है। इसका डी रहता है, डी मतलब डबल डंबल शेप होता है डी ऑर्बिटल का। और ये स्क्वायर वाले जो हैं वो अलोंग द एक्सिस रहता है, जिसका फोटो तुमको हम बना दिए। अब कॉन्सेप्ट ये बिल्ड करते हैं, बात को समझना, एक एक बात को समझना कि मेटल का इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इन बिटवीन द एक्सिस है सब में। इधर देखो इन बिटवीन द एक्सिस है। अगर मान लो इन बिटवीन द एक्सिस है और कोई आ रहा है उधर से, और यहां देखो मेटल तो तुम्हारा कौन सा चार्ज में रहेगा? पॉजिटिव चार्ज में रहेगा।
ठीक है, कौन सा चार्ज में रहेगा बताओ, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो कौन सा चार्ज का होता है ये बताओ, मेटल्स पर पॉजिटिव चार्ज है, बात को समझो। अब मेटल तो सेंटर में रहेगा ना, मेटल यहां तुम्हारा सेंटर में बैठा रहेगा। मेटल अगर रहेगा तो कहां बैठा रहेगा, सेंटर में बैठा रहेगा। देख रहे हो, मेटल अगर रहेगा तो कहां रहेगा, सेंटर में बैठा हुआ रहेगा। यहां समझना, मेटल अगर रहेगा तो सेंटर में, ये एक ही मेटल में सब चीज रहेगा। अब तुम देखो समझना, ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब भैया इसका इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन को जहां दिखेगा ये अपने तरफ खींचेगा। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर ओरिएंटेड है बताओ, इस केस में ये इन बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस इस केस में। और इसमें तुम्हारा क्या है, अलोंग द एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस। इसका मेटल, मेटल पॉजिटिव चार्ज में, ये वास्तव में चार्ज है। ये चार्ज जो तुम्हारा है वो तुम्हारा वेव दिखाता है, ये नहीं दिखाओगे तब भी चलेगा। ठीक है, अब यहां से तुम देखो, बात को समझना, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना कि इसका इलेक्ट्रॉन जो है अलोंग द एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। मेटल तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, जरूरत, भैया हमको इलेक्ट्रॉन दो, हमको इलेक्ट्रॉन दो, हमको इलेक्ट्रॉन दो। ठीक है, ये अपना, अगर मान लो कोई उधर से आ रहा है, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ही बता रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेके दौड़ल दौड़ल आ रहा है, दौड़ल दौड़ल आ रहा है, बात समझो। इलेक्ट्रॉन लेके कोई आ रहा है और इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन दो तरीके से आ सकता है। ठीक है, एक अलोंग द एक्सिस और एक इन बिटवीन द एक्सिस। तब का कहानी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अलोंग द एक्सिस आ रहा होगा, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, तो अलोंग द एक्सिस मतलब इधर से अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन लेके आता है ना उसको हम क्या कहते हैं, बात समझो, लिगेंड करें। ठीक है, इसके करीब आएगा तो उसको लिगेंड, तो लिगेंड अगर यदि मान लो इसके करीब आ रहा है और अलोंग द एक्सिस आएगा और इलेक्ट्रॉन ले ले आएगा, तो ये तो मेटल बड़ी खुश हो जाएगा कि नहीं? अरे समझा कि नहीं? तो ये जो डब्बा है, ये जो डब्बा है वो पूरा खुश हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अलोंग द एक्सिस आ रहा है और अलोंग द एक्सिस पर इसका इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली जगह है, ये बहुत बढ़िया से, तो इसके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज था और ये इलेक्ट्रॉन अलोंग द एक्सिस में आ रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मतलब अट्रैक्शन हो जाएगा। अट्रैक्शन मतलब बहुत अच्छा बॉन्डिंग बनाएगा और बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो बात? तो इन बिटवीन द एक्सेस वाला जो डब्बा होगा, ये भी इन बिटवीन द एक्सेस है, और लिगेंड जो तुम्हारा अप्रोच कर रहा है सेंट्रल मेटल आयन में, वो अलोंग द एक्सेस कर रहा है। तो अपना इलेक्ट्रॉन अलोंग द एक्सेस लेके आ रहा है, तो होगा क्या, इसके बीच अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगा, कम। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग बनाने लगेगा। बात समझ में आया? चलो ठीक है, ये तुम सिर्फ कहानी समझो। इसमें अगर क्योंकि ये पांचों डब्बा रहेगा ना, पांचों डब्बा, तो 3 डब्बा तो खुश है पूरा, हमको तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, मेटल 3 डब्बा मेटल का बहुत खुश है। लेकिन 2 डब्बा जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा बबुआ, ये थोड़ा देखो। अगर अलोंग द एक्सिस आ रहा है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके, और मेटल का भी इलेक्ट्रॉन यहीं बैठा है, ये रास्ते पर तुम्हारा बैठ गया। ठीक है, बात समझो। अब इसका भी इलेक्ट्रॉन है, इसका भी क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या होगा, रिपल्सन होगा। और जब इलेक्ट्रॉन तुम्हारा रिपल्सन होगा, रिपेल करके बाहर कर देगा, इसका मतलब ये हो गया कि वो तुम्हारा आने ही नहीं देगा, वो रोक देगा, वही कहेगा नहीं तुमको हम आने नहीं देंगे। तो मेटल बेचारा नाराज हो जाता है, तो उसका एनर्जी तुम्हारा क्या जाता है, हाई। तो ये मेटल का जो डब्बा है वो रिपेल करता है, जिसके कारण से मेटल का इस डब्बा का एनर्जी क्या जाता है, हाई हो जाता है। तो अलोंग द एक्सिस में आने पर जो अलोंग द एक्सिस वाला ऑर्बिटल है उसका एनर्जी हाई हो जाता है, और अलोंग द एक्सिस आने पर, मतलब लिगेंड को आने पर, जो इन बिटवीन द एक्सिस पर तुम्हारा लिगेंड ये तुम्हारा ऑर्बिटल्स है वो खुश हो जाता है। तो इसमें अट्रैक्शन होता है और इसमें रिपल्सन, तो इसका एनर्जी कम हो जाता है, इसका एनर्जी बढ़ जाता है। तो बात यहां यह समझना है कि होता क्या है, बोला क्या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो बोला कि जब लिगेंड मेटल के तरफ आता है, तो मेटल के तरफ आता है तो उसका डी ऑर्बिटल जो है ना वो 2 नेचर रख लिए। कितना नेचर? 2 नेचर। एक तुम्हारा डब्बा पसार के रख ले इन बिटवीन द एक्सिस कुछ ऑर्बिटल, और कुछ ऑर्बिटल क्या है, अलोंग द एक्सिस। अगर लिगेंड तुम्हारा अलोंग द एक्सिस आता है तो इन बिटवीन द एक्सिस वाला जो ऑर्बिटल है वो खुश हो जाता है, और खुश हो गया मतलब अट्रैक्शन हो जाएगा, अट्रैक्शन हो गया मतलब बॉन्डिंग, मतलब एनर्जी कम हो जाएगा। और ये तुम्हारा अट्रैक्शन नहीं हो पाता, रिपल्सन करने लगता है, इसलिए इसका एनर्जी ज्यादा हो जाता है।
तो डी ऑर्बिटल जो है वो एक एनर्जी जब अप्रोच करता है तब, जब अप्रोच नहीं किया है लिगेंड, लिगेंड जब अप्रोच करता है तब का कहानी है। लिगेंड अप्रोच नहीं किया, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया अभी तक, तब तो कोई टेंशन नहीं है भाई। सारा जो ये तुम्हारा जो ऑर्बिटल है ना, लगभग सबका एनर्जी लगभग लगभग सेम है। अरे बात समझ रहे हो? तो जब लगभग लगभग सेम रहता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल का मतलब समझ में आया? डीजेनरेट डी ऑर्बिटल का मतलब हो गया कि एक ऐसा डी ऑर्बिटल्स जिसका लगभग लगभग एनर्जी क्या हो, सेम हो, उसको बोलते हैं डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। कहानी समझ में आया? अब जैसे मेटल मतलब लिगेंड तुम्हारा मेटल की तरफ अप्रोच कर रहा है तो कुछ के साथ अट्रैक्शन होता है तो कुछ के साथ रिपल्सन। अब कुछ के साथ अट्रैक्शन हुआ तो एनर्जी कम हो गया, खुश हो गया, मस्त हो गया वो, और कुछ के साथ रिपल्सन हुआ तो एनर्जी हाई हो गया, वो फाइटिंग करने के लिए तैयार है। तो जिसका एनर्जी हाई हुआ, जिसका एनर्जी लो हुआ, वो एनर्जी हाई और लो होने के कारण से ये पांचों ऑर्बिटल्स के बीच एक भगदड़ मच जाता है। भगदड़ कब मचा? भगदड़ तब मचा जब लिगेंड आ रहा है। रास्ता कोई भी हो, रास्ता हम बताएंगे, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन रास्ता जिधर से भी आ रहा हो, या तो अलोंग द एक्सिस से आए, चाहे इन बिटवीन द एक्सिस आए। अगर अलोंग द एक्सिस आएगा तो ये तीनों खुश हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों डब्बा खुश हो जाएगा, क्योंकि अलोंग द एक्सिस में अट्रैक्शन होगा, क्योंकि डब्बा तो तुम्हारा बिटवीन द एक्सिस में है। तो लिगेंड अगर यदि तुम्हारा अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलोंग द एक्सिस में आएगा, ये तुम्हारा खुश, और ये खुश हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगा। लेकिन ये नाराज हो जाएगा, इसका एनर्जी तुम्हारा हाई हो जाएगा। और मान लो कि लिगेंड जो है वो अलोंग द एक्सिस ना आकर इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा हो, तो जब इन बिटवीन द एक्सिस आएगा बबुआ तो होगा क्या? अगर ये टेंशन में आ जाएगा, इधर इन बिटवीन द एक्सिस आएगा तो ये तीनों गुस्सा के फार हो जाएगा, ये तुम्हारा रिपेल करने लगेगा, तो ये तीनों का एनर्जी बढ़ जाएगा, और ये उस समय ये खुश हो जाएगा, तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कहानी समझ में आया? ठीक है। तो ये इसके कारण से ये जो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट कर जाता है दो भाग में, वो बट जाता है दो भाग में। यही बोला, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोला क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या बोला कि अगर लिगेंड मेटल के तरफ आता है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो मेटल का जो डी ऑर्बिटल है ना, उसमें बहुत बड़ा हरकत होता है। और यह हरकत इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो डी ऑर्बिटल का नेचर जो है वो दो तरह का है। कुछ जो डी ऑर्बिटल का डब्बा है वो अलोंग द एक्सिस में अपना लोब्स रखता है, और कुछ जो डब्बा है वो तुम्हारा इन बिटवीन द एक्सिस में लोब्स रखता है। इसीलिए अपना इलेक्ट्रॉन को दोनों साइड में घुमा के रहता है, मतलब दोनों साइड, अलोंग द एक्सिस पर भी और इन बिटवीन द एक्सिस पर भी। तो जब हम अलोंग द एक्सिस में कोई लिगेंड आता है तो अलोंग द एक्सिस में डब्बा जो रहा, ठीक है, अलोंग द एक्सिस वाला डब्बा जो है उसका एनर्जी हाई हो जाता है, और जो इन बिटवीन द एक्सिस में उसका एनर्जी लो। और इस कारण से दोनों में क्या हो जाता है? युद्ध छिड़ने के बाद दोनों टूट जाता है, एक दूसरे से टूट जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे बताओ? अ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। और वो डी ऑर्बिटल टूट जाता है दो सेट में, एक कम एनर्जी जिसके साथ अट्रैक्शन हुआ, और एक ज्यादा एनर्जी जिसके साथ रिपल्सन हुआ। कहानी समझ में आया? तो यहां से तुम देखो, ये बात को तुम नोट कर लो फटाफट, ये फोटो को छाप लो, और यही फोटो के मदद से तुमको हम स्प्लिटिंग बताएंगे डी ऑर्बिटल का। कौन कौन सा केस? तो 3 केस में बताएंगे, और तीनों केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये अभी तुम देखोगे। बात समझ में आया? पहले स्प्लिटिंग बताएंगे, फिर तुम्हारा और भी कुछ डिटेल चर्चा करेंगे। पूरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा आएगा ना तो तुम छोड़ोगे नहीं, अब इतना तो क्लियर है, ठीक है। तो जल्दी फटाफट ये बात को जल्दी लिख लो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये तुम्हारा 100%, ये वगैरह वगैरह, और फोटो भी छाप लो। अगर हो गया तो आगे बढ़ जाते हैं, तो जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। तो ध्यान है इसको, ठीक है, ये मिट गया बाबू। और अब यहां से समझना, अच्छे से समझना, ठीक है। डीजेनरेट डी ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया बताओ? डीजेनरेट डी ऑर्बिटल का मतलब ये हो गया कि सेंट्रल मेटल आयन का डी ऑर्बिटल जिसमें लगभग एनर्जी तुम्हारा क्या है अभी तक सेम है। अब मेटल क्या आया? अब हम केस 1 लेते हैं। केस वन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में चले तो इसमें क्या देखा जाता है कि 6 मोनोडेंटेड लिगेंड। ये तुम्हारा अगर मेटल है तो ये तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल बन गया ऊपर नीचे। तो 6 मोनोडेंटेड लिगेंड जो है वो अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल आयन के करीब, अप्रोच करता है, आता है।
along the axis। किधर से आता है बताओ? along the axis। मान लो ये x है, तो ये y है, और ये क्या है? z। along the axis आता है। अब तुम देखो ऑक्टाहेड्रल केस में जो लिगेंड आया अपना इलेक्ट्रॉन लेके वो along the axis में आ रहा है, तो along the axis में तो किसको गुस्सा आएगा बताओ? तो along the axis वाला डब्बा को क्या आएगा? गुस्सा, रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो इसका एनर्जी क्या आ जाएगा? हाई। लेकिन ये तीनों खुश रहेगा, मस्त लग रहा है जिंदगी। अरे बात समझा? और ये 2 सेट में टूट जाएगा। कहानी समझ रहे हो? मतलब ये तो तुमको ऐसे फोटो हम बता दिए। अब यहां से तुम देखो, मेन ये फोटो तुमको छापना नहीं है, तुम along the axis सिर्फ समझ रहे हो कि ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड्स जो है, लिगेंड्स जो आएगा वो क्या आएगा? along the axis, along the axis, along the axis। बात समझा? फोटो छापने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिख लो along the axis आएगा। तो along the axis आएगा तो जो d ऑर्बिटल है बबुआ अभी सेंट्रल मेटल आयन का, समझो जो d ऑर्बिटल है सेंट्रल मेटल आयन का 1 2 3 4 और 1 5 नंबर d ऑर्बिटल जो है वो क्या करेगा बताओ? जैसे लिगेंड आने लगा ना तो इसका एनर्जी हार्ड होगा, ये डीजेनरेट d ऑर्बिटल हुआ, डीजेनरेट, ये डीजेनरेट d ऑर्बिटल है। अब ये डीजेनरेट d ऑर्बिटल जो है वो जैसे लिगेंड अप्रोच कर रहा है ये थोड़ा सा एनर्जी बढ़ गया। अब बर्दाश्त से बाहर जब हो जाता है ना, बात को समझना, थोड़ा सा एनर्जी बढ़ा। अब बर्दाश्त से बाहर 1 2 3 4 5 बर्दाश्त से बाहर हो गया तो ये 2 सेट में बट गया। 2 सेट में क्या? एक चला गया हायर एनर्जी और एक चला गया लोअर एनर्जी। यहां से तुम्हारा लोअर एनर्जी कौन जाएगा बताओ? तो वो तीन ऑर्बिटल तुम्हारा लोअर एनर्जी में जाएगा जो इन बिटवीन द एक्सिस में अपना लोब रखा है। ठीक है, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन हो जाएगा, इधर अलोंग द एक्सिस में आएगा तो अट्रैक्शन, ये तो पॉजिटिव चार्ज था, उधर से इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है नेगेटिव चार्ज, तो अट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन इसमें तुम्हारा रिपल्सन हो जाता है, तो रिपल्सन के कारण से ये तुम्हारा एनर्जी क्या कर दिया? हाई, ये स्प्लिट कर गया। ठीक है, और इस एनर्जी गैप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी चेंज। किसके लिए ये एनर्जी गैप हुआ? तो ये जो एनर्जी चेंज हुआ किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं डेलो। क्या बोलते हैं? डेलो। कहानी समझना। अब ये कितना एनर्जी ऊपर गया होगा? कितना एनर्जी ऊपर जाएगा? ऊपर गया इसलिए पॉजिटिव, लेकिन कितना? टोटल कितना था? 5। टोटल डब्बा कितना था आपको बताओ? 5। और 5 में से 3 को छूट गया तो ऊपर लगा दो, और ये तुम्हारा हो गया डेलो। ठीक है, नीचे अगर आ जाओ तो नीचे तुम्हारा एनर्जी डिक्रीज किया ना, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा नेगेटिव हो गया। टोटल कितना डब्बा था? 5, और 5 में से 3 को छूट, यहां तुम्हारा क्या है? 3 को आया तो 2 को छूट गया, तो 2 को छूट गया तो 2 लगा दो। अगर इसको पूरा काटोगे ना तो यहां क्या हो जाएगा? -2/5, और डेलो इसका मतलब काटोगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 4। तो इसको लिखोगे -0.4 डेलो कम हो जाता है एनर्जी, इतना डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसको अगर देखोगे तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? 6/25, तो 0.6 प्लस डेलो। कहानी समझ में आया? इस सेट, 2 सेट बन गया, इस सेट का नाम रख दिया गया Eg और इसका नाम T2G। इस सेट को दिमाग में रखो। ठीक है, हम क्या बोले? डी ऑर्बिटल बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, और बर्दाश्त से बाहर हो गया तो ये बट गया 2 भाग में। और ऊपर जो गया बाबुआ, ये थोड़ा सा यहां मिटा दे, ऊपर जो गया कौन कौन सा ऑर्बिटल गया बताओ? ये जो गया वो कौन कौन सा? स्क्वायर वाला, मतलब dx² और y स्क्वायर और क्या? dz², ये ना गया। और नीचे जो आया है वो कौन कौन आया? dxy, dyz और dxz। क्यों आया नीचे? क्योंकि इसका लोब्स जो प्रेजेंट है वो इन बिटवीन द प्रेजेंट है, और इसका लोब्स जो प्रेजेंट है अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट है। कोई दिक्कत? बिल्कुल समझ में आ रहा है? समस्या तो नहीं होना चाहिए। चलो फिलहाल तो ये तुम्हारा जो स्प्लिटिंग डायग्राम हो गया वो किसके लिए हो गया बताओ? किसके लिए हो गया? ये हो गया ऑक्टाहेड्रल के केस में। किसके लिए हो गया बताओ? ऑक्टाहेड्रल के केस में। ठीक, अरे बात समझा कि नहीं? तो ये थोड़ा सा तुम दिमाग में रखना कि ऑक्टाहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्सेस है और उसका डीजेनरेट डी ऑर्बिटल अगर टूट रहा है तो वो 2 सेट ऊपर जाएगा और 3 सेट नीचे, मतलब 2 सेट नहीं, 2 ही सेट में टूटेगा, लेकिन 2 ऑर्बिटल ऊपर जाएगा और 3 ऑर्बिटल तुम्हारा क्या हो जाएगा? नीचे। इसका एनर्जी गैप को हम लोग क्या कहते हैं? डेलो कहते हैं।
क्या कहते हैं बताओ, डेल ओ। डेल ओ मतलब चेंज ऑफ एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल। बात समझ गया, कितना एनर्जी ऊपर उसका लगा होगा, तो पॉजिटिव 3/5। क्यों 3/5? टोटल ऑर्बिटल कितना था 3, उसमें से 2 ऑर्बिटल ऊपर चला गया, छूट कितना गया 3, तो 3/5 ऑफ डेल ओ। इसमें से तुम्हारा ऊपर गया इसलिए पॉजिटिव, नीचे आया इसलिए नेगेटिव, टोटल 5 था, 3 आया, 2 छूट गया, तो 2/5 और डेल ओ। कहानी समझ में आ गया? तो ये थोड़ा सा तुमको क्या करना है, दिमाग में बहुत अच्छे से रख लेना है। अब हम थोड़ा इसको मिटाते हैं, ये अब खोपड़ी में रहेगा ना, तो ये खोपड़ी में रहेगा, तो तुम क्या कर सकते हो, इसको रिनेम कर सकते हो। अब यहां से तुम देखो, ये डब्बा जो बन गया, ये डब्बा जो है ना, वो तुमको क्या बोला, यहां से देखो कि ये डब्बा कितना टूटेगा, ये डब्बा कितना टूटेगा, डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग, ये डब्बा कितना टूटेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा। तो वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलता है कि ये डब्बा अगर मान लो कमजोर वाला लिगेंड आया तो ज्यादा नहीं हरकत करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देने, मतलब कमजोर लिगेंड अगर आएगा तो ये ज्यादा तोड़ नहीं पाएगा। तो जब ज्यादा नहीं तोड़ेगा, तो ये अगर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, तो समझ जाना कि लिगेंड पावरफुल नहीं है। मतलब ये एक्सप्लेन कर दिया कि पावरफुल लिगेंड किसको कहते हैं, ये एक्सप्लेन कर दिया स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड को, मतलब ये एक्सप्लेन कर दिया कि आखिर पावरफुल लिगेंड किसको कहते हैं। पावरफुल लिगेंड वही कहलाएगा जिसका मतलब तोड़ने का कैपेसिटी क्या होगा, बहुत ज्यादा, वो पावरफुल है, एकदम स्प्लिटिंग करेगा, एकदम हाई स्प्लिटिंग, जिसका हाई स्प्लिटिंग होगा वो पावरफुल लिगेंड कहलाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहलाएगा। जिसमें स्प्लिटिंग बहुत लो होगा, बहुत कम होगा, उसको हम क्या कहेंगे बताओ, उसको हम कह देंगे, बोलो क्या, वीक लिगेंड। कहानी समझ में आया? तो ये डिफाइन कर दिया वीक लिगेंड को, वीक लिगेंड को, वीक लिगेंड को और स्ट्रॉन्ग लिगेंड को, स्ट्रॉन्ग लिगेंड को। वीक लिगेंड किसको बोला, जिसमें स्प्लिटिंग क्या होगा, मिनिमम होगा, तो मिनिमम स्प्लिटिंग, मिनिमम स्प्लिटिंग ऑफ डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, मतलब स्प्लिटिंग जो डी ऑर्बिटल्स का हो रहा है, अगर कम स्प्लिटिंग होगा तो उसको हम लोग वीक लिगेंड बोल देंगे, समझा कि नहीं। और इसी तरह से तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड के भी बोल दिया, इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, मैक्सिमम, मैक्सिमम स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग। और ये इसी के आधार पर एक्सपेरिमेंट करता गया और बहुत सारे लिगेंड्स को क्या किया, एक लिस्ट बना दिया। बात समझा? और देखा क्या कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सबसे ज्यादा स्प्लिट किया। क्यों किया भैया, ये रीजन नहीं दिया, ये सबसे ज्यादा यह क्यों किया, इसका वो रीजन नहीं दे पाया, इसलिए फेल कर गया ये थ्योरी भी। ठीक है, बात समझो। लेकिन देखा वो, इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखा, इस एक्सपेरिमेंट किया, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग पाया, इसलिए बोलिए ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बात समझा? उसके बाद तुम्हारा देखा कि Cn-, अरे बात समझ रहे हो, ये उससे थोड़ा कम स्प्लिटिंग, लेकिन ये भी स्ट्रॉन्ग होगा। बात समझ रहे हो? उसके बाद तुम्हारा और डॉट 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 बहुत सारा चीज आया, बीच में तुम्हारा क्या आ गया, अमोनिया। अरे समझ रहे हो, ये अमोनिया के बाद क्या आ गया, वाटर, और ये इसके डॉट डॉट डॉट, इसके बाद क्या आ गया, हैलाइड ग्रुप। तो हैलाइड ग्रुप, तो ये बात को समझो, ये इस तरह से तुमको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। ये इधर तुम्हारा कह दिया कि ये वीक वाला है, वीक लिगेंड है, और ये इधर कह दिया कि ये तुम्हारा क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कहानी समझ में आया? अरे बात समझ रहे हो? तो ये बात को तुमको क्या करना है, नोट करके रख लेना है। जिसमें स्प्लिटिंग एनर्जी तुम्हारा क्या होगा, बहुत, ये स्प्लिटिंग एनर्जी गैप जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड कह देंगे, और ये गैप अगर कम होगा तो उसको हम लोग वीक लिगेंड कह देंगे। अरे बात समझ गया? बात समझ रहे हो? एक यहां टर्म हम यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बात को तुमको समझ में आना चाहिए कि आखिर हम बताना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये बात को जल्दी फटाफट, ये तुम्हारा फोटो हम रहने देते हैं, फोटो को तुम दिमाग में रखो, और ये फोटो से ही बहुत सारा कारनामा हम लोग करेंगे। अभी हम सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में चले, ठीक है, हम लोग टेट्राहेड्रल और स्क्वायर पिरामिड 2 और चलेंगे, लेकिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में तो पूरा कंप्लीट कर लो पहले कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वीक लिगेंड और मिनिमम स्प्लिटिंग, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड मैक्सिमम स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, ये बात को तुमको क्या करना है, दिमाग में रख लेना है। ये थोड़ा सा सीक्वेंस तुमको एनसीईआरटी में ये मिल जाएगा।
ये तुमको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ये जस्ट लाइक सीक्वेंस। ये रीजन नहीं बताया बबुआ, ये ध्यान दो, ये सिर्फ एक अकॉर्डिंग टू सीरीज कर दिया, स्ट्रॉन्ग से वीक, ठीक है। ये तुमको, लेकिन तुमको ज्यादा दिमाग में नहीं रखना है, तुमको रखना है कि सीओ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कैटेगरीज में आ गया, ये अमोनिया वाटर, ये सब तुम्हारा वीक लिगेंड के कैटेगरीज में आ गया। यही से तुम्हारा क्वेश्चन को डालने का कोशिश करेगा, ठीक है। अब यहां से तुम देखो, अब बोलता है इसको हम मिटा दे रहे, ठीक, ये हम मिटा दे रहे, एकदम बढ़िया समझना, बढ़िया समझना। वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड को थोड़ा डिफाइन किया और समझाया भी, लेकिन अब तुमको हम बता दें, ये बोला चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन अगर भराएगा तो कैसे भराएगा, तो पहले कम में जाएगा फिर ज्यादा में जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो ये कॉन्फ़िगरेशन दिया कि अगर मान लो कि कोई ऐसा है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, डी में कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो एक चीज देखो, एक ही इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन तुम यहां भर दिया, अरे भरा, तो यहां तुम देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया, तो ये कहां भराएगा बताओ, ये नीचे में ना भराएगा। अब ये कितना इलेक्ट्रॉन है, ऊपर जाने वाला तो मतलब ही नहीं है। अब तुम बताओ स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए चाहे अगर वीक लिगेंड आए, कोई फर्क पता चलेगा क्या, कोई पता चलेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। एक इलेक्ट्रॉन में तुम्हारा जो स्प्लिटिंग होगा, स्प्लिटिंग जो होगा डी ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग जो होगा डी ऑर्बिटल का जो स्प्लिटिंग होगा वो बराबर होगा किसमें, दोनों में, किसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड के वीक केस में, स्ट्रॉन्ग ऐसे लिख देते ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के वीक केस में और वीक लिगेंड के वीक केस में, दोनों में तुम्हारा क्या होगा, स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल का बराबर होगा। समझ में आया, नहीं समझा, फिर से बता रहे, हम ये बोले देखो कॉन्सेप्ट जो निकल के आ रहा है बस वो तुम लिखते चलो, ठीक है। हम ये बोले कि देखो ये तुम्हारा डी ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, मान लो कि डी ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो तुम भरना शुरू करोगे तो सिर्फ नीचे भराएगा, ये T2 मतलब T2G में भराएगा, EG में तो गया नहीं, तो पता नहीं चला कि भैया वो भराएगा कि नहीं भराएगा। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो डिसाइड नहीं कर पा रहा है ये स्प्लिट कितना होगा, अगर ज्यादा भी हो गया तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कम हो गया तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है ना। अगर मान लो ज्यादा भी हो गया तो फिर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कम भी हो गया कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मतलब ये तुम्हारा जो है वो जो स्प्लिटिंग जो तुम्हारा है वो लगभग तुम्हारा स्प्लिटिंग एनर्जी नहीं कर सकते हो, लेकिन इतना कर सकते हो कि D1 के केस में तुम्हारा जो स्टेबलाइजेशन, अच्छा एक चीज तुम देख लो, ये तुम्हारा समझाना कोशिश कर रहे थे हम ये कि D1 के केस में स्प्लिटिंग एनर्जी तुम्हारा क्या है, बराबर, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड दोनों के केस में तुम्हारा वो एनर्जी गैप जो होगा वो लगभग क्या हो जाएगा, बराबर। अरे बात समझ रहे हो, लेकिन वो एनर्जी गैप जो तुम्हारा है वो रिलेटेड है तुम्हारा एक और टर्म हम बता रहे हैं जिसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है, ये थोड़ा देखो। क्रिस्टल फील्ड जितना एनर्जी वो डिक्रीज करता है, तो जितना एनर्जी डिक्रीज करेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, तो जितना एनर्जी वो डिक्रीज करता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो होता है वो D1 के केस में, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड दोनों अगर है तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी दोनों के लिए क्या होगा, बराबर। ऐसे तुम समझ जाओ, ठीक है। अगर हम बात करें D2, तो D2 में जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यहां से क्वेश्चन आएगा बाबू, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन जितना एनर्जी डिक्रीज करता है, ठीक, जितना एनर्जी डिक्रीज करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब यहां से तुम देखो, अगर इसमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोले तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, बराबर होगा, किसके लिए, ये तुम्हारा किसके लिए बताओ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए और क्या, वीक लिगेंड के लिए, ठीक है। अगर D3 का बात करें इसमें भी तुम्हारा क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो तुम्हारा क्या होगा, बराबर होगा, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और क्या, वीक लिगेंड, ठीक है। तो कहानी ये तुम समझो कि D1 कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, D2 कॉन्फ़िगरेशन हो जाए या फिर D3 कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, ये तीनों में जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो बराबर होगा दोनों के केस में, क्योंकि ये सिर्फ फर्क नहीं पड़ता है कि कितना स्प्लिट कर रहा है नहीं कर रहा है, सारा इलेक्ट्रॉन तो नीचे भराएगा ना। हाँ, चौथा इलेक्ट्रॉन से तुम्हारा क्या कर जाता है, थोड़ा सा चेंज कर जाता है,
चौथा इलेक्ट्रॉन से। अगर मान लो कि D4 आ गया, कौन आ गया बताओ, D4, तो D4 का दो केस पड़ जाता है। अगर तुम्हारा D4 है तो देखो समझना, ये दो केस में बढ़ जाता है। ये कौन कौन सा केस में बढ़ जाता है, दो केस में। एक तुम्हारा वीक लिगेंड, अगर वीक लिगेंड है तो स्प्लिटिंग क्या हुआ होगा, स्प्लिटिंग क्या हुआ होगा, स्प्लिटिंग क्या हुआ होगा, मिनिमम। और जब मिनिमम स्प्लिटिंग हुआ होगा, बात को समझना, जब मिनिमम स्प्लिटिंग हुआ होगा तो जो मान लो 3 इलेक्ट्रॉन भरा है, 1 2 3 यहां, और चौथा ये स्प्लिटिंग कम है, चौथा जंप करके ऊपर चला गया। हर कोई आजाद रहना चाहता है ना, सब अपना अपना अनपेयर इलेक्ट्रॉन में रह रहा है, ठीक है। एक घर में एक आदमी रह रहा है, बात समझ रहे हो, उसी तरह हर कोई आजाद रहना चाहता है। कोई पेयर एक ही घर में दो रहना पसंद नहीं करता, समझ रहे हो, मतलब कंजस्टेड एरिया में नहीं रहना चाहता, वो हमेशा क्या रहना चाहता है, फैल के रहना चाहता है, तो वो जंप करके चला गया ऊपर। क्यों, क्योंकि स्प्लिटिंग क्या है, कम। तो स्प्लिटिंग मिनिमम होने के कारण से ये तुम्हारा जंप करके कहां चल जाता है, ईजी स्टेट में। मतलब कि ये 4, तो ये जो T2 स्टेज जो है ना, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा जरूर, इसमें 3, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा जरूर, लेकिन ईजी स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। कहानी समझ में आया। लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में क्या होगा बबुआ, वो स्प्लिटिंग क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग, और स्प्लिटिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिमम। और जब स्प्लिटिंग मैक्सिमम हो जाता है तो ये स्प्लिटिंग इतना खतरनाक, इतना दूरी बढ़ जाएगा कि होगा क्या, इलेक्ट्रॉन चाहकर भी उतना दूर जंप कर सकता नहीं है, तो पेयर कर जाएगा। तो जैसे पेयर करेगा ना, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या करता है, खाता है पेयर करने के लिए, बात समझो। तो यहां से तुम देखो ये क्या कर गया कि T2G में ही 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, Eg में जा नहीं पाया, तो Eg 0 आ गया, ठीक है। T2G में ही 4 हो गया। अब जो ध्यान दो, इसमें जो पेयर किया, इसमें जो पेयर किया, ये पेयर करने में जो एनर्जी तुम्हारा लगा, उसको हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं बताओ, पेयरिंग एनर्जी। बात समझ में आया। अगर डेलो का देखो, डेल ओ कंडीशन, यहां बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो तुमको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये डेलो है, ये तुम्हारा क्या है, डेलो। अगर डेलो का एनर्जी जो है और ये पेयरिंग एनर्जी है, बात समझो, ये पेयर कब कर रहा है, ये पेयर कब कर रहा है, मजबूरी में, जब डेलो का एनर्जी बहुत हाई हो जाए। तो अगर डेलो का एनर्जी हाई हो गया, किससे हाई हो गया, पेयरिंग एनर्जी से, अरे समझा, तब इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, पेयर। तो ये तुम देखो, डेलो का एनर्जी अगर यदि हाई हो जाएगा, किससे, पेयरिंग एनर्जी से, तो तुम्हारा क्या कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर कर जाएगा। अरे बात समझा। और अगर मान लो कि डेलो का एनर्जी कम हो जाएगा, किससे, पेयर से, पेयरिंग एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अनपेयर रहेंगे, मतलब जंप कर जाएगा। तो ये तुम्हारा रह गया अनपेयर। अरे समझ में आया बात, समझ में आया बात समझ में आया। स्प्लिटिंग में दो कहानी बनता है, हम ये बता रहे हैं कि देखो डेलो ये बहुत ज्यादा स्प्लिट कर गया, और स्प्लिट इतना ज्यादा कर गया कि जो पेयर कर रहा था ना, पेयर करने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो खपत करता है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी से भी वो ज्यादा हो गया, तो बेचारा मजबूरी में पेयर कर गया, कोई उपाय नहीं है, चाह कर भी नहीं चढ़ सकता वहां। अरे समझा। लेकिन अगर डेलो का एनर्जी क्या हो गया, पेयरिंग एनर्जी, जितना एनर्जी वो पेयर करने के लिए ले रहा है, उससे भी तुम्हारा कम क्या है, पेयरिंग एनर्जी है। तो ये डेलो का एनर्जी है। तो डेलो का एनर्जी अगर यदि कम रहेगा तो ये पेयर करके ऊपर चला गया। तो पेयरिंग एनर्जी अगर ज्यादा हो गया डेलो से, इलेक्ट्रॉन अनपेयर होगा। लेकिन अगर डेलो का एनर्जी ज्यादा हो गया पेयरिंग एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, पेयर। मतलब नहीं समझा। अगर ये डेलो बहुत ज्यादा स्प्लिट कर गया, ठीक है, जितना पेयरिंग एनर्जी था लेता है, हम पेयरिंग एनर्जी समझाए नहीं, पेयरिंग एनर्जी कहने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारा वहां तक जंप नहीं कर पाया तो पेयर कर गया। तो पेयर करने के लिए भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है, वो खपत करता है। तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी खपत किया पेयर होने के लिए, उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। अब तुम समझो यहां से हम बोले कि एक तुम्हारा डेलो, ये तुम्हारा डेलो है, और दूसरा पेयरिंग एनर्जी है। तो डेलो और पेयरिंग एनर्जी में क्या कहानी है, डेलो और पेयरिंग एनर्जी पेयर होने के लिए ले रहा है, और डेलो जो तुम्हारा है पेयरिंग एनर्जी पेयर होने के लिए ले रहा है। डेलो जो तुम्हारा स्प्लिटिंग एनर्जी है, अगर स्प्लिटिंग ज्यादा तो पेयरिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग, तो डेलो ज्यादा हो जाएगा, तो पेयरिंग एनर्जी उसमें क्या हो जाएगा, कम, तो भाई पेयर कर जाएगा।
समझ में आया? लेकिन पेयरिंग एनर्जी ही ज्यादा है, समझ में आया? पेयरिंग एनर्जी क्या है? ज्यादा, और डेलो का एनर्जी क्या है? कम। तो भैया इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चल जाएगा? ऊपर। पेयर करेगा ही नहीं, क्योंकि पेयर करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी खपत होना चाहिए उतना है ही नहीं। समझ में आया बात? तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना, ये कंडीशन को दिमाग में रखोगे, ये कंडीशन को दिमाग में रखोगे, ये कंडीशन को दिमाग में रखोगे, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है? डेलो अगर ज्यादा, पेयरिंग एनर्जी से इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा, डेलो का मान कम, पेयरिंग एनर्जी से इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, तो यहां से तुम देखो, तो ये कहानी समझ में आया कि अगर D4 अगर हो गया तो वीक लिगेंड के लिए तुम्हारा स्प्लिटिंग कम होगा, और ये तुम्हारा T2G में भी 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? Eg में, इसमें चला जाएगा। लेकिन यही अगर बात करें कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस में, तो तुम्हारा 4 लिगेंड, क्योंकि स्प्लिटिंग इतना खतरनाक हुआ होगा, Eg उतना दूर चला गया होगा ऊपर कि इलेक्ट्रॉन चाहकर भी नहीं जा पा रहा है वहां तक, तो नहीं जा पा रहा है, तो डेलो का एनर्जी बहुत हाई हो गया पेयरिंग एनर्जी से, तो पेयर ही करना तुम्हारा क्या चाह रहा है कि भैया पेयर ही कर जाते हैं, डेलो का एनर्जी बहुत ज्यादा है। बात समझा? लेकिन डेलो का एनर्जी कम हो जाए पेयरिंग एनर्जी से, तो हर कोई कम वाला में जाना चाहता है, चल भैया जंप कर जाते हैं, तो जंप कर जाता है, तो कहानी समझ रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? कहानी। ठीक है, तो ये तुम कहानी समझ में आया D4 का। D5 का भी केस में यही होगा, है ना? तो D5 का केस, तो ये फटाफट केस समझ लो। D1 का केस हम बार बार बता रहे हैं, ये स्प्लिटिंग एनर्जी वाला कहानी से तुम रिलेट नहीं करोगे, ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से करोगे। ठीक ठीक, जो हम पहले बताए वो थोड़ा सा इंप्रूव कर लो उसको, कि क्रिस्टल फील्ड, ये तुम्हारा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से है, हम लोग क्या करेंगे उसको रिलेट करेंगे। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ठीक है, रिलीज फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मतलब जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है ना, उस समय जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हारा रिलीज करता है उसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और ये D1 में तुम्हारा क्या होगा? दोनों के लिए बराबर होगा, स्ट्रॉन्ग रहे चाहे वीक रहे। D2 में भी स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए, दोनों के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बराबर होगा। D3 के लिए भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रहे चाहे वीक रहे, दोनों बराबर होगा। क्या है? क्योंकि तीनों तुम्हारा क्या है? नीचे में है। बात समझे? हम कैलकुलेट करने के लिए बताएंगे, टेंशन मत लो, लेकिन अभी फिलहाल ये चीज तुम समझ लो। चौथा के लिए तुमको क्या कर दिए कि अगर तुम्हारा क्या रहेगा? वीक लिगेंड, और ये तुम्हारा क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वीक लिगेंड, स्प्लिटिंग कम, स्प्लिटिंग कम, तो 3 तो तुम्हारा क्या हो गया? स्प्लिटिंग कम होगा, 3 तो डब्बा में ये भरा, 1 2 3 हुआ, और इसका एनर्जी गैप कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया Eg में। ठीक है, ये बात समझ में आया। इसमें अगर तुम थोड़ा सा देखोगे तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया? ये स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो गया, स्प्लिटिंग ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन 3 तो भरा, चौथा इलेक्ट्रॉन जैसे अब एंट्री मारने वाला था, ऊपर जाने वाला था, लेकिन ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर हो गया, तो ऊपर हो गया तो वहां तक जा नहीं पाया, तो खुद पेयर कर गया। तो पेयर जब किया तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च किया, तो खर्च किया क्योंकि जाने का मन तो वहां था, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च किया, तो वो तुम्हारा क्या कहलाता है? पेयरिंग एनर्जी। बात समझा? तो यहां से एक हम लोग रिलेशन ड्राइव कर लेते हैं कि अगर डेलो का एनर्जी बहुत ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा, अगर डेलो का एनर्जी बहुत कम है पेयरिंग एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर होगा। ठीक, बात समझ गया? तो ये तुमको हम चर्चा कर दिए। अब थोड़ा सा, अब पेयरिंग, ये तुम्हारा CFSE मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम बताएंगे, टेंशन मत लो, लेकिन थोड़ा सा समझ लो। अब यहां से तुम देखो आगे, आगे थोड़ा सा देख लो। इसी तरह तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? ये तुम्हारा हो जाएगा D4 के लिए, D4 के लिए हो गया, 5 के लिए भी हो गया, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा बताओ? तो 5 के लिए अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड 2 होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेते हैं, इधर वीक लिगेंड लेते हैं, मान लो। तो वीक लिगेंड लिए मिनिमम स्प्लिटिंग, मिनिमम स्प्लिटिंग, तो मिनिमम स्प्लिटिंग करने का मतलब, तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन गया, और मिनिमम स्प्लिटिंग तो जंप कर जाएगा, ये अगर कम किया तो जंप कर जाएगा, तो Eg में तुम्हारा कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन वहां चल गया, 3 इलेक्ट्रॉन यहां और 2 इलेक्ट्रॉन वहां। अरे बात समझा? तो ये बात को समझना, इसमें कोई पेयरिंग एनर्जी का खपत होने का चांस नहीं, जोड़ने का भी चांस नहीं लगाओगे, कुछ भी नहीं, पेयरिंग एनर्जी के लिए ना ही एनर्जी देना पड़ता है। तो ये तुम्हारा, अब यहां से तुम थोड़ा देखो, अगर इसमें बात करें तो इसमें तुम्हारा क्या होगा? मैक्सिमम स्प्लिटिंग, मैक्सिमम स्प्लिटिंग, और जब मैक्सिमम स्प्लिटिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? थोड़ा बताओ। तो मैक्सिमम स्प्लिटिंग में क्या होगा? बात को समझना, ये जो T2G है, ये T2G
वो तुम्हारा T2G क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे स्प्लिट ज्यादा कर गया तो इलेक्ट्रॉन 3 बढ़ाया और चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ऊपर जाना था लेकिन जा नहीं पाएगा तो यही पेयर कर जाएगा, मतलब सारा इलेक्ट्रॉन इसी में T2G में, Eg में कुछ गया ही नहीं, जीरो हो गया भाई। अरे बात समझा? तो ये थोड़ा सा तुम क्या करोगे, दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। अब माना कि मेरे पास जो है वो थोड़ा सा, अब यहां समझना D6 का तो तुम बना ही सकते हो, 6 में भी क्या होगा, वीक लिगेंड अगर यहां रहेगा 3 यहां, हाँ 6 अगर तुमको देखो यहां 6 है तो यहां तुम्हारा क्या हो गया, वीक लिगेंड, और ये तुम्हारा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में कहानी बदल जाएगा। अगर हम बात करें यहां स्प्लिटिंग कब होता है तो T2G का बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन, और Eg का बात करें तो यहां समझो वीक लिगेंड का अगर केस में चलेंगे बाबू, समझो 3 इलेक्ट्रॉन पहले यहां भराया, 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन भराया, फिर 4 और 5 ऊपर भराया, उसके बाद छठा कहां जाएगा, तो फिर से मजबूरी में पेयर करेगा, कोई उपाय नहीं है उसके पास, जगह खाली नहीं है, तो जहां मिल रहा है भैया करो। अब एनर्जी कुछ देने की जरूरत नहीं है, चाहे नहीं खपत करेगा कुछ नहीं भैया, नहीं एनर्जी देगा नहीं खपत करेगा कुछ नहीं। तो पेयरिंग एनर्जी इसमें इंक्लूड नहीं करोगे वीक लिगेंड में, ठीक है, वीक लिगेंड में पेयरिंग एनर्जी इंक्लूड नहीं करोगे, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन किसमें चल जाएगा, T2G में मजबूरी में, और 2 इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, Eg। बात समझ में आया? लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड का बात करें तो इसमें तुम्हारा क्या हो गया, T2G, और तुम्हारा क्या हो गया बताओ, Eg। तो ये तुम्हारा T2G मतलब नीचे वाला, Eg मतलब ऊपर वाला। अब तुम देखो इसमें अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब स्प्लिटिंग क्या हो गया होगा, बहुत ज्यादा, ये खतरनाक स्प्लिटिंग हो गया होगा दूर। तो T2G, अब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन पहले भरा है, अब चौथा कहां जाना चाहिए, ऊपर, लेकिन यही मार जाएगा, पांचवा जाना चाहिए ऊपर, लेकिन यही मार जाएगा, छठा भी यही, मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, T2G तुम्हारा 6 हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो गया, 0। कहानी समझ में आया, कहानी समझ में आया? तो इसमें तुम्हारा देखो, इसमें पेयरिंग एनर्जी तुम्हारा 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ना किया तो इसमें 3 पेयरिंग एनर्जी हो जाएगा। अरे बात समझा? तो ये तुम्हारा 3 पेयरिंग एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में तुम्हारा क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं, लेकिन इसमें तुम्हारा कितना पेयर कर रहा है, इसमें तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो 2 पेयरिंग एनर्जी, अरे 3 था और 2 पेयर कर गया, 3 तुम्हारा डब्बा में भरोगे, 1 2 3 D5 वाला में 3, 1 2 3 और फिर 2 पेयर करेगा तो 2 पेयरिंग एनर्जी हो गया। तो ये चीज थोड़ा सा तुमको क्या करना है, अपना खोपड़ी में रखना है। अब हम तुमको क्या करते हैं, कैलकुलेट करके बताते हैं कुछ एनर्जी को। CFSE कैसे कैलकुलेट करोगे, ये थोड़ा देखो, वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे CFSE का वैल्यू। तो अगर CFSE वैल्यू निकालना है, मान लो कि D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए निकालना है, CFSE निकालना है, ठीक है। तो D1 तो इलेक्ट्रॉन यहां पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं, और कितना एनर्जी से गुना होगा बताओ, -0.4 और बाकी डेलो है, कितना आ गया, -0.4 डेलो एनर्जी आ गया। ये तुम्हारा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आ गया D1 के लिए। D2 के लिए निकाल सकते हो, D3 के भी निकाल सकते हो, D4 के लिए निकालते हैं। तो D4 के लिए अगर निकालेंगे तो 2 केस हो गए, ये दोनों के लिए बराबर, स्ट्रॉन्ग लिगेंड बराबर वीक लिगेंड इन केस ऑफ D1 कॉन्फ़िगरेशन फॉर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। लेकिन इसमें तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड का अलग हो जाएगा, वीक लिगेंड का अलग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होगा, T2G जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड में T2G सब पेयर कर जाएगा वहीं, तो पेयर कर जाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन इसी में आ गया, और कितना हो गया, अगर मान लो चौथा तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसी में आ जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन बनाया, चौथा पेयर कर गया, एक एक ना पेयर किया तो ये वो पेयरिंग एनर्जी भी आएगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे तो बढ़िया समझना, ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 रख दो, गुना कितना से करोगे बताओ, -0.4 डेलो और प्लस ए वो पेयरिंग एनर्जी, कैलकुलेट करोगे तो माइनस कितना आ जाएगा 0, ये तुम्हारा क्या हो गया 4 4 जा 16 तो 1.6 डेलो प्लस 1 पेयरिंग एनर्जी। लेकिन वीक लिगेंड का केस में चलोगे तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हो जाएगा यहां से हो जाएगा T2G में तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये नीचे वाला में तुम्हारा कितना हो गया बताओ 3 इलेक्ट्रॉन, और Eg में तुम्हारा कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1। इसका कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहां से तुम्हारा देखो 3 इंटू -0.4 डेलो, ठीक है, और प्लस यहां से तुम्हारा क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 इलेक्ट्रॉन है ना इसमें Eg में, और इसका एनर्जी कितना है 0.6, तो 0.6 डेलो। इसको पूरे कैलकुलेट करो, 4 तिया का 12 -1.2 डेलो और प्लस यहां हो जाएगा 0.6 डेलो। 12 में से 6 चला गया तो -6 बचेगा, तो -0.6
6 डेलो इसका आंसर आ गया। बात समझ में आया? तो इस तरह से क्या कर सकते हो तुम, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हो। कहानी समझ में आ गया? बात समझ में आता है? तो ये चीज तुम्हारा बहुत डिटेल में चर्चा हो जाना चाहिए। अभी एक चीज और देखो, अगर हम बात करें कि नहीं D10 हो गया या फिर तुम्हारा D8 हो गया या फिर तुम्हारा 9 हो गया, तो यहां से तुम देखो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और एक वीक लिगेंड है। ठीक है, यहां समझो D8 का कॉन्फ़िगरेशन हम बता रहे हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और क्या वीक लिगेंड। ये तुम्हारा समझ में आया? D1 D4 D5 सब अपने से ही निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन कहां कहां जा रहा है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, अगर वीक लिगेंड है तो 3 को इलेक्ट्रॉन भरो, उसके बाद ऊपर भेज दो, फिर नीचे आएगा ऐसे। ठीक है, और लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है सबसे पहले पेयर, तब अगर इससे भी ज्यादा हो गया तो ऊपर जाएगा। समझ में आया बात? ठीक है, जैसे तुमको स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहां कहानी करते हैं, यहां समझो ये तुम्हारा क्या हो गया T2G और एक तुम्हारा क्या है Eg। तो T2G और Eg में कहानी समझाते हैं, दिख रहा है ना? T2G अगर मान लो 8 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां गया। ठीक है, फिर चौथा जाना था ऊपर, लेकिन स्ट्रॉन्ग की वजह से क्या हो गया? पेयर। तो पेयरिंग एनर्जी आएगा क्योंकि पेयर ड्यू टू लिगेंड स्ट्रॉन्ग था इसीलिए पेयर किया, इसलिए पेयरिंग एनर्जी इंक्लूड करोगे। तीनों पेयर कर देगा, 3 मतलब 3 था और 3 और पेयर किया, 6 हो गया। फिर भी 2 बच गया, अब झक मार के ऊपर चल जाएगा। कहां? अब जगह ही नहीं है, तो भैया कितनों तुम छलांग मार ले रहे हो ऊपर। अगर जगह ही नहीं है तो वो आसमान तक दौड़ पड़ेगा, लेकिन जगह है तो पेयर कर देगा, उतना दौड़ना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो यहां जगह ही नहीं बचता, इसीलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन फिर छलांग मार के कहां जाएगा? ऊपर। तो कुल मिलाकर यहां तुम देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन तो आया, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन इसमें जरूर आया, लेकिन 3 पेयरिंग एनर्जी के साथ, मतलब +3 पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी क्योंकि पेयर पहले हुआ उसके बाद झक मार के ऊपर गया, 2 इलेक्ट्रॉन Eg में चला गया। कहानी समझा? लेकिन वीक लिगेंड में तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा सबसे पहले T2G है, ये 3 इलेक्ट्रॉन पहले गया। बात समझना, 3 इलेक्ट्रॉन पहले गया, फिर चौथा तुम्हारा यहां गया और 5वां यहां गया, अब छठा 7वां 8वां, अब फिर 3 इलेक्ट्रॉन है तो झक मार के नीचे आ गया। हमको पेयरिंग एनर्जी देने का जरूरत नहीं, इसमें पेयरिंग एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी गया और Eg तुम्हारा 2 यहां भी है, लेकिन नॉट इंक्लूडेड पेयरिंग एनर्जी। इसमें तुम पेयरिंग एनर्जी इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि वो झक मार के आया, घूम फिर के आया। बात समझा? पहले जबरदस्ती उसको रोके और अब झक मार के आया, भैया जगह नहीं है था हमको रख लो। तो पेयरिंग एनर्जी कहां इंक्लूड करना है कहां नहीं करना है, ये भी तुमको हम समझाने की कोशिश किए, ऐसे तुम दिमाग में रख सकते हो। समझ में आया? स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर आएगा तो पेयरिंग एनर्जी तुम उसमें इंक्लूड करोगे, अगर वीक लिगेंड आएगा तो पेयरिंग एनर्जी इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, चलो बहुत ये तुमको हम सिखाए डिटेल में। ठीक है, Eg T2G ये कहानी पूरा समझ में आ जाना चाहिए। अब तुमको हम कहानी क्या सुनाते, मिला था इसको? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था जो तुमको हम सुनाए। अब तुमको हम एक चीज और बताते हैं, जैसे ये ऑक्टाहेड्रल का केस था। ये किसका केस था बताओ? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये किसका केस था? ऑक्टाहेड्रल। ये किसका केस था? ऑक्टाहेड्रल। अब तुमको हम स्क्वायर प्लेनर का स्प्लिटिंग बताते हैं, सिर्फ स्प्लिटिंग बता देते हैं, और इसी तरह से टेट्राहेड्रल का भी स्प्लिटिंग बनाते हैं। तो ये जो फिगर बनाए हैं ना, ये जो फिगर बना रहे हैं इसी से रिलेटेड है तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर का, इसलिए स्क्वायर प्लेनर का तुमको बता देते हैं। स्क्वायर प्लेनर इसमें होता क्या है, मेटल जो होता है ना वो तुम्हारा मेटल तो है और लिगेंड आता है अलोंग द एक्सिस, लेकिन जेड वाला इसका क्या रहता है? खाली रहता है। इसी को बोलते हैं हम लोग स्क्वायर प्लेनर। जेड वाला इसका क्या रहता है? जेड वाला में लिगेंड आता ही नहीं है, सिर्फ अप्रोच करता है एक्स और वाई वाला एक्सिस। तो एक्स और क्या? वाई वाला, मतलब एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया? वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई में ही लिगेंड अप्रोच करता है, जेड वाला में नहीं करता। अलोंग द एक्सिस आया, पहले बात समझो, ये लिगेंड किधर आ रहा है? अलोंग द एक्सिस। तो अलोंग द एक्सिस आ रहा है, तो अलोंग द एक्सिस में कौन कौन है? dx स्क्वायर और y स्क्वायर और dz स्क्वायर, वो सब भैया आएगा, लेकिन जेड वाला में आ ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले ये देखो जो अलोंग द एक्सिस लिगेंड आ रहा है, तो अलोंग द एक्सिस वाला तुम्हारा क्या जाएगा? ऊपर। ये ऑक्टाहेड्रल के ही जैसा होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं रह पाएगा क्योंकि जेड वाला जो है उसमें रिपल्सन हो ही नहीं रहा है। तो ये जेड वाला काहे छलांग मार के ऊपर जाएगा? वो नहीं जाना चाहेगा भाई, हम साथे साथे तो गया, लेकिन फिर से वो क्या जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये फर्दर स्प्लिट कर जाता है।
ठीक है, अब तुमको हम सिखाते हैं। अब यहां से तुम देखो एक्स और वाई वाला जो है वो स्प्लिटिंग थोड़ा क्या करता है ज्यादा, क्योंकि उसमें रिपल्सन होगा। एक्स और वाई वाला कंपोनेंट जो है उसी में ना लिगेंड आ रहा है, जेड वाला में तो आ नहीं रहा। तो एक्स और वाई वाला तुम्हारा क्या करता है, स्प्लिट करता है, मतलब ज्यादा एनर्जी रखेगा, ज्यादा रिपल्सन होगा। लेकिन तुम्हारा जेड वाला में वो ज्यादा रिपल्सन नहीं होगा, क्योंकि लिगेंड आ ही नहीं रहा है। मतलब कुल मिलाकर ये तुम देखो अलोंग द एक्सिस में आया तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का एनर्जी ज्यादा होगा, और डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड का एनर्जी कम होगा। परंतु अलोंग द एक्सिस का कहानी ये हुआ जो तुमको ऑक्टाहेड्रल में सिखाया, परंतु 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 जेड में लिगेंड आया ही नहीं, जेड में लिगेंड आया ही नहीं। इसके वजह से जितना भी जेड कंपोनेंट रहेगा इन कंपैरिजन टू एक्स एंड वाई, जितना भी जेड कंपोनेंट रहेगा इन कंपैरिजन टू एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई कंपोनेंट का एनर्जी थोड़ा ज्यादा रहेगा और जेड वाला का क्या रहेगा, कम, क्योंकि जेड वाला एक्सिस में लिगेंड आया ही नहीं। तो आया ही नहीं, कोई रिपल्सन नहीं हुआ, सब मजे में है, इसीलिए इसका थोड़ा सा एनर्जी क्या हो जाएगा, कम, कोई रिपल्सन नहीं। लेकिन इसमें थोड़ा लड़ाई झगड़ा क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि रिपल्सन हुआ, एक्स और वाई में ही लिगेंड आ रहा है। कहानी समझा? तो इसके कारण से क्या होता है, ये जो है ये जो अभी तक डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, ये ऑक्टाहेड्रल केस, सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल, ये तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल के लिए हो गया ना, ये तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल है। अब इसी में तुमको रिलेट कर रहे थे हम स्क्वायर प्लेनर को, जेड वाला नहीं आएगा तो फिर फर्दर टूट जाता है। ये कहानी समझ में आया, ये कहानी। अब ये कहानी पहले तुम छाप लो कि भैया अलोंग द एक्सिस आया, इसीलिए डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का एनर्जी ज्यादा होना चाहिए और डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड का एनर्जी कम होना चाहिए। परंतु हुआ क्या, जेड में लिगेंड आया ही नहीं, जेड में लिगेंड तुम्हारा आया ही नहीं, और जब जेड में लिगेंड आया नहीं तो जेड का एनर्जी कम हो जाएगा, और एक्स वाई में आया इसलिए एक्स वाई का एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। क्यों, इसमें एक्स वाई में ज्यादा रिपल्सन हो रहा है और इसमें कम रिपल्सन हो रहा है। कहानी समझ में आ गया? अब कहानी जब समझ गए हो तो हम इसको क्या कर देंगे, ये पहले इसी तरह से फोटो छाप लेना तुम, स्क्वायर प्लेनर है ये स्क्वायर प्लेनर है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए चल रहे हैं। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ऐसा ही होगा। अब हम फर्दर क्या करते हैं, इसको हम मिटाते हैं और इसी से अब तुम क्या करना, पहले ये लिख लेना, ठीक है, उसके बाद ये वाला स्प्लिटिंग डायग्राम बनाना, और ये वाला डायग्राम उसके बाद हम स्प्लिट जो करेंगे उसको पूरा डिटेल में बनाना, ठीक है। हम इधर मिटाते रहे इसको, मिटा दे, पहले इसको बनाओगे तुम लोग, पहले इसको, अभी ये नहीं बना लेना, ठीक है। ये तो तुम ऑक्टाहेड्रल के लिए बना ही रखा है, लेकिन फिर से इसको बनाना है स्क्वायर प्लेनर के लिए। ये ऑक्टाहेड्रल एकदम खत्म हो गया, अब केस नंबर 2 चल रहा है, केस नंबर 2 चल रहा है, ठीक है। ये पहले फोटो बना लो कि जेड में कुछ आया नहीं, एक्स और वाई में आया, अलोंग द एक्सिस आया इसलिए इसका एनर्जी ज्यादा, इसका एनर्जी कम, और जेड में लिगेंड नहीं आया इसलिए जेड का कम और एक्स वाई का ज्यादा, ठीक है, मिटा देते हैं। अब हम तुमको दिखाते हैं यहां से, देखो ये बेचारा जो था वो ऊपर चल गया, यहां इजी टिटूजी तुम्हारा रहेगा ही, लेकिन यहां से तुम देखो ये फर्दर और ये भी फर्दर, यहां से तुम्हारा क्या हुआ, देखो ये जो डब्बा है डी एक्स वाई, सिर्फ एक्स वाई वाला है, तो एक्स वाई वाला है तो इसका एनर्जी क्या होगा, हाई थोड़ा सा रहेगा। भैया एक्स वाई पर लिगेंड आ रहा है ना, तो उसमें मारा पीटी होगा, चाहे जो भी हो, एक्स वाई वाला ज्यादा रखेगा। इसमें भी वाई जेड है और इसमें एक्स जेड है, जेड वाला थोड़ा एनर्जी क्या रखेगा, कम, काहे जेड में ऐबे नहीं किया है, चाहे तुम अलोंग रहे चाहे इन बिटवीन रहो, अरे अलोंग ई तो इन बिटवीन द एक्सिस है, एनर्जी कम है जरूर, लेकिन जेड में आया ही नहीं तो और कम एनर्जी हो जाता है। इन बिटवीन द एक्सिस था तो एनर्जी कम था, ये बात सही है, लेकिन जेड में आया ही नहीं तो जेड वाला को और राहत हो गया ना, और एनर्जी कम हो जाता है, कम एनर्जी में भी कम हो जाता है। लेकिन इसमें तुम्हारा देखो एक्स वाई प्रभाव तो पड़ेगा ही ना, प्रभाव तो पड़ेगा ही। अब एक्स और वाई वाला में तुम्हारा आया, तो एक्स और वाई वाला में आया तो हुआ क्या, ये थोड़ा रिपल्सन भले इसमें नहीं कर रहा है, लेकिन प्रभाव तो पड़ेगा ना कि एक्स और वाई में कहीं ना कहीं रिपल्सन ज्यादा कर रहा होगा, इन बिटवीन द एक्सिस है, फिर भी इसका एनर्जी क्या हो गया, एक्स और वाई कंपोनेंट वाला का ज्यादा, तो ये स्प्लिट कर जाता है फर्दर, तो एक डब्बा ऊपर चला गया और 2 डब्बा आ गया नीचे, तो 2 डब्बा आ जाता है नीचे, तो कुल मिलाकर 2 डब्बा, और वो 2 डब्बा कौन कौन रहता है बताओ, बात को समझ रहा हूं, ये कौन कौन है, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। हम तुमको ये समझाना चाह रहे थे कि ये नीचे क्यों आया, अरे जेड में आया ही नहीं तो उसका एनर्जी तो नीचे होगा ना, अच्छा, और इसमें भी तुम्हारा जेड वाला क्या रहता है, नीचे आ जाता है,
बात को समझो, जेड वाला तो कितना, एक डब्बा था जेड वाला, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, डी जेड स्क्वायर। कहानी समझ रहे हो, डी जेड स्क्वायर नीचे आ गया। अब इसका एक्स वाई इस जेड से भी थोड़ा सा ऊपर चला जाता है यहां समझ रहे हो, और ये जेड है ना, तो जेड में तो तुम्हारा एनर्जी बहुत कम ना हो जाएगा भाई, बहुत कम। इसका एक्स, तो ये तुम्हारा डी एक्स वाई इससे भी ज्यादा हो गया, ठीक है, और ये बेचारा तुम्हारा ऊपर तो गया, इसमें तो भारी भूकंप हो जाता है। कौन है ये, डी एक्स स्क्वायर और क्या, वाई स्क्वायर। समझ रहे बात, बात को समझ में आना चाहिए। अगर यदि आ गया तो ये फोटो समझ लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब अगर यदि हम बताएं इसमें स्प्लिटिंग एनर्जी का, तो ये कितना ऊपर उठा भाई, ये तुम्हारा कितना ऊपर उठा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इसको तुम, और यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक, यही ना है। इसको अगर कहेंगे, इसको डेल 1 मान लो, इसको डेल 2 मान लो, इसको डेल 3 मान लो, इसको डेल 4 मान लो। अगर इसको लिखेंगे तो ये ऊपर चला गया, इसलिए प्लस, दो डब्बा में से एक डब्बा ऊपर चला गया, एक डब्बा छूट गया, इसलिए इतना डेल 1 कहेंगे। अरे बात समझ रहे हो, और इसका एनर्जी जो तुम्हारा है, इसका एनर्जी जो तुम्हारा है वो तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ, दो डब्बा में से एक डब्बा नीचे हो गया, है ना, यहां हम लिख दे रहे, इसका एनर्जी इतना दूर में कर दे रहे, तो -1/2 हो जाएगा, और डेल 1 हो जाएगा, डेल 2 हो जाएगा, तो इसका एनर्जी ये हो गया। अगर इसका एनर्जी डेल 3 का बात करें तो कितना हो जाएगा, प्लस, क्योंकि ऊपर बढ़ा है, प्लस, और क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 नहीं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 डब्बा था टोटल, और 3 डब्बा में एक ऊपर गया तो 2 छूट गया ना, तो 2 डब्बा लगा दो, और ये डेल 3 हो जाएगा, तो ये इतना एनर्जी होगा। डेल 4 का तुम्हारा एनर्जी कितना होगा बताओ, डेल 4 का एनर्जी जो होगा वो 3 डब्बा में से एक 2 डब्बा आ गया, लेकिन एक डब्बा छूट गया, तो नेगेटिव, और ये तुम्हारा डेल 4 हो जाएगा, ये एनर्जी हो जाएगा सबका। तो ये एनर्जी तुमको दिमाग में रख लेना, और ये स्प्लिटिंग हो गया तुम्हारा क्या, स्क्वायर प्लेनर के लिए। ये तुम्हारा एनर्जी किसका हो गया बताओ, स्क्वायर प्लेनर के लिए। स्प्लिटिंग डायग्राम तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर के बन गया। तो ऑक्टाहेड्रल में तुम्हारा क्या था, यही, और जब स्क्वायर प्लेनर तो जेड वाला भाग जाता है, तो जेड का एनर्जी कम हो जाता है, और एक्स का क्या हो जाता है, ज्यादा। कहानी समझ में आया, एक्स का तुम्हारा कम हो जाता है, एक्स वाई का ज्यादा हो गया, और जेड वाला कंपोनेंट का कम हो गया। क्यों कम हुआ, रिपल्सर कम, क्योंकि जेड में आ ही नहीं रहा है, ठीक है। अरे समझ रहे हो, चलो ठीक है, ये तुम्हारा स्क्वायर प्लेन का है, ये डब्बा तुम छाप लो, और एनर्जी को दिमाग में रख लेना, सिर्फ डब्बा को छाप लो, डब्बा को खोपड़ी में रखो, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये बात को दिमाग में रखना, बस, और कुछ नहीं, मिटा दे इसको। अब तुमको एक टेट्राहेड्रल का बना देते हैं, सिर्फ स्प्लिटिंग, बाकी और कुछ नहीं, बाकी और कुछ नहीं, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। यहां से तुम देखो, एकदम बढ़िया समझ होता क्या है। स्क्वायर प्लेनर में कितना डब्बा था, स्क्वायर प्लेनर में कितना लिगेंड अप्रोच करा था, 4 ही लिगेंड, जेड में आया ही नहीं, और ऑक्टाहेड्रल में क्या 6। तो स्प्लिटिंग जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा किस में हुआ होगा, जिसमें ज्यादा लिगेंड रहेगा उसमें ज्यादा होगा, मतलब डेलो का एनर्जी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल का केस में तुमको हो जाता है टेट्राहेड्रल। अब थोड़ा सा टेट्राहेड्रल को देख लो, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल को अगर देखोगे तो इसमें तुम्हारा क्या होता है, इसमें लिगेंड्स जो आते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, लिगेंड्स का अप्रोच होता है इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस। अब इन बिटवीन द एक्सिस जो हो गया, तो यहां समझना, इन बिटवीन द एक्सिस जो हो गया, ये इन बिटवीन द एक्सिस जो होने के कारण से जो यहां से तुम देखो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, और क्या डी एक्स जेड, इसका एनर्जी क्या आ जाता है, हाई, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर का एनर्जी क्या आ जाता है, लो, ठीक है। तो जो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल है, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल जो 5 डब्बा था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये तुम्हारा जब टूटता है, मान लेते हैं कि ये तुम्हारा इधर नीचे हुआ होगा, ये सबसे पहले ऊपर बढ़ा थोड़ा सा, यानी 5 होगा ना यहाँ, ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ, और ये ऊपर बढ़ा, मतलब ये डीजेनरेट डी ऑर्बिटल ये तुम्हारा अब बर्दाश्त से बाहर कर रहा है, ठीक है, बर्दाश्त से बाहर, अब ये टूट जाता है दो फर्दर, और ये जैसे टूटा तो कौन जाएगा, 3 डब्बा ऊपर चल गया और 2 डब्बा नीचे,
बस यही डिफरेंस है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में। हाँ, ये एनर्जी को हम लोग, गैप को हम लोग क्या बोलेंगे, डेल टी बोलेंगे टेट्राहेड्रल के लिए। इसका एनर्जी कितना हो जाएगा बताओ, ये प्लस ऊपर गया, टोटल 5 था, 3 गया ऊपर, 2 छूट गया, ये डेल टी इतना हो जाएगा, समझ रहे हो। और ये तुम्हारा क्या हो गया माइनस, और ये तुम्हारा टोटल डब्बा कितना था 5, 5 में से 2 आया, 3 छूट गया, ये तुम्हारा डेल टी बनेगा। कहानी समझ में आया। इसमें पेयरिंग एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारा बिल्कुल नहीं लगता। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड इसमें काम होता है, लेकिन एक चीज तुम देखो कि ये जो डेल्टी, ध्यान देना, इसमें टोटल कितना लिगेंड जुड़ा हुआ है टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल, ये समझ में आया ना बात। अरे बात समझा, इसको हम लोग 2 आया, इसको बोलते ई और इसको बोलते T2, T2 और ई कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। जी नहीं लगाते इसमें, टेट्राहेड्रल में जी नहीं लगाते, ठीक, उसमें जी लगाते थे। ये ग्रुप थ्योरी का बात है, ठीक है, सिमेट्री ग्रुप थ्योरी पढ़ोगे ना तब पता चलेगा, ये अभी 12th लेवल में नहीं बताया जाता, ठीक है। चलो फिलहाल ये टेट्राहेड्रल में टोटल 4 लिगेंड प्रेजेंट है, और ऑक्टाहेड्रल में टोटल कितना अप्रोच करता है 6। तो इसमें ज्यादा संख्या है तो ज्यादा स्प्लिटिंग होता है, ज्यादा खतरनाक स्प्लिटिंग। तो ऑलवेज जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगा डेल हो, वो ऑलवेज जो होगा डेल्टी से क्या होगा, ज्यादा होगा, ये दिमाग में रख लेना, ठीक है। डेलो का स्प्लिटिंग एनर्जी तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा होगा इन केस ऑफ क्या, डेलो। अब क्वेश्चन उठता है कितना ज्यादा होता है, तो देखो अगर बात करें डेल्टी का, किसका बात करें, डेल्टी, तो ये डेल्टी जो है वो 4/9 डेलो होता है, मतलब ये रिलेशनशिप को दिमाग में रख लेना, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारा डेलो 9 गुना है, डेलो क्या है 9 गुना, तो डेल्टी तुम्हारा 4 गुना, 4 गुना डेल्टी तो 9 गुना तुम्हारा डेलो, मतलब इतना ज्यादा है, तो मतलब 5 गुना ज्यादा है। डायरेक्टली ऐसे समझ लो, है ना, तो 4/9। अरे तुम ऐसे कर लो ना, तो देखो 9 डेल्टी इज इक्वल टू 4 डेलो, तो डेलो तुम्हारा 9, तो डेल्टी तुम्हारा 4, मतलब 4 गुना अगर डेलो है तो 4 गुना अगर डेल्टी है तो 9 गुना तुम्हारा क्या है, डेलो, ऐसे। तो ये रिलेशन को दिमाग में रखना कि अगर डेलो का तुमको वैल्यू दे दिया है और डेल्टी अगर पूछ रहा हो कभी, तो तुम कैसे बता सकते हो। तो ये डेल्टी का वैल्यू दिमाग में रखना, ठीक। ऑलवेज तुम्हारा क्या होता है, डेलो का वैल्यू ज्यादा रहता है, ठीक है। इसमें पेयरिंग एनर्जी का यूज नहीं करोगे, ठीक, क्योंकि बहुत कम तुम्हारा ये होता है और रिस्ट्रिक्शन रहता है, इसलिए पेयरिंग एनर्जी तुम्हारा इसमें यूज नहीं होता, ठीक है। बस ये तुम्हारा हो गया यहां से यहां तक स्प्लिटिंग का कहानी, ये हो गया तुम्हारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कहानी, ठीक है। अब ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सबको एक्सप्लेन कर पाया बहुत अच्छे तरीके से, इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। कलर वगैरह सब चीज बता दिया, ये कलर भी बताने की कोशिश किया, ठीक है। कलर क्यों कैसे बताया, तो इलेक्ट्रॉन जंप करता है, रेडिएशन, भाई ये तुम्हारा जब हम क्वेश्चन प्रॉब्लम चलेंगे ना तो वही डील कर देंगे डी ट्रांजिशन, ठीक है, क्वेश्चन प्रॉब्लम में, बात समझ में आया। तो यहां से ये बहुत डिटेल चर्चा कर दी है तुम्हारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को, ठीक। इसी तरह तुमको दिमाग में खाली रख लेना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बाकी डिटेल तुम्हारा क्वेश्चन में पढ़ेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे, और क्वेश्चन में अगर थोड़ा बहुत और कॉन्सेप्ट अगर रहेगा तो उसी में बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चंस प्रॉब्लम। बाय बाय।